अजीब सा है आपको, अब पहले मोरल डाउन हो जाता है पढ़ने के लिए। तो मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा पहले जो इंपॉर्टेंट है और समझ में आते हैं। फिर बाद में मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है और जिनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया क्या? बाद में आपको एनसीईआरटी से ही रीड करके करवा दूंगा, और बाकी आप एनसीईआरटी एक बार लास्ट में खुद भी रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, जो मैं लिखवाऊंगा वही आएगा। क्लियर? बढ़ते आगे। होपफुली सब लोग पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दियो। पीवाईक्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे कंप्लीट कर लेना। बहुत सारे पीवाईक्यू स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, उनमें डाउट आएंगे, कुछ कुछ में जहां जहां डाउट आते हैं उनको मार्क करके रखो। अब मुझे जो है पीवाईक्यूज के डाउट, तो पीवाईक्यूज के डाउट कब लें, सवाल ये आता है। कल ले लें, कल की क्लास में। अभी तुम लोग को सॉल्व हो गए क्या? सबके सॉल्व होंगे तभी मैं बोलता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, दो जन के होते, दो जन के नहीं होते, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये वीक का टाइम देता हूँ, ये वीक में आप पीवाईक्यूज बना लीजिए सारे, जो जो डाउट आते हैं सबको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो भी अभी थर्सडे को तो नहीं है, तो फ्राइडे को क्लास होगा, तो फ्राइडे को जब क्लास होगा तो फ्राइडे को पीवाईक्यूज ले लेंगे तुम्हारे। तो बढ़ते आगे, देखो जरा भैया, क्या है, डीएनए ब्लॉक देखेंगे। डीएनए ब्लॉक में से सबसे पहले डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज कैंडियम। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सही है। 21 से शुरू होता है एटॉमिक नंबर और जाता है 30 तक। ये सब एटॉमिक नंबर सब याद रखने का रे नालायक को। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अभी डीएनए ब्लॉक में डी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर और ए ब्लॉक के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स याद होने चाहिए सारे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट, स्कैन 3D के बाद आता है 4D सीरीज, है ना। यहाँ पे क्या था, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रू, रो, पड़े, आग में कूद जा। सही है। बात करेंगे यहाँ की एटॉमिक नंबर की, बात करेंगे भैया। यहाँ का एटॉमिक नंबर शुरू होता है तुमका 39 से और जाता कहाँ तक है, 48 तक। सही है। नेक्स्ट, 3D 4D 5D, 5D सीरीज की बात करेंगे। ला, हफ, ता, वरना, रे, ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। सही है क्या? हाँ, यहाँ ध्यान रखना, 57 से शुरू होगा। 57 से शुरू होता है, ये 72 होता है, बीच में गैप आता है। बीच में क्या आता है, गैप। 72 से लेके डायरेक्टली कहाँ तक जाएगा, 80 तक। समझ में आएगा? इसको याद रखने का। यहाँ पे बीच में 14 लोगों का गैप होता है, क्यों आता है, बिकॉज बीच में लैंथेनॉइड्स आएंगे। क्या आएंगे? लैंथेनॉइड्स। क्लियर हो गया क्या? सिमिलरली 6D सीरीज, 6D सीरीज में भी कुछ ऐसा ही होगा। 6D सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा। फिर उसका रदर फोर्ड, डूबा डूबा डूबा, सी में बोहर, हंसने लगा, मैं धर्म के लिए रोऊं क्यों, इधर तक आएगा। ठीक है। सो दिस इज योर 6D सीरीज। 6D सीरीज में इसका एटॉमिक नंबर याद रखने का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 89 और यहाँ पे 104, और लास्ट तक जाएगा 112 तक। समझ में आया? ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बिना आप लोग को डीएनए ब्लॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोग को एटॉमिक नंबर के ऊपर और एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो कर लोगे सब लोग? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, कुछ एक दो छोटे मोटे और एक्सेप्शंस है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी एक साथ ही पढ़ा दूंगा लास्ट में। ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली 4D सीरीज में ही है खाली, बाकी सब तो इजी इजी है। सिर्फ 4D सीरीज में एक एक्सेप्शन है जो नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, वो पढ़ा दूंगा। यहाँ पे हो गया बात इसकी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो डी ब्लॉक का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, ए ब्लॉक लास्ट में पढ़ाएंगे तब पढ़ाऊंगा। अब सुनो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो समझेंगे। बिकॉज दे ट्रांजिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को ट्रांजिट करते हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक। ट्रांजिशन होता है, एस ब्लॉक वाले ज्यादा मेटालिक होते हैं, पी ब्लॉक वाले बहुत सारे बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक होते हैं, और बीच में जो है उसके बीच में आता है। क्लियर हो गया क्या? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लो होती है, इनकी बहुत हाई होती है, और ये बीच में होते हैं। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को ट्रांजिट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया? दे ट्रांजिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। समझ में आएगा? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे ट्रांजिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। क्लियर?
याद रखना ये वाली चीजें नोट्स में दी नहीं है, इसलिए अभी लिख रहा हूँ, बाद में इसको सेव कर दूंगा, तो इसको लिख लेना नोट्स में। समझ में आता है तुम लोगों को? बड़े आगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? अब हर एक डी ब्लॉक का, सुनो ध्यान से सुनो, हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्या बोला मैंने? हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट नॉट एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपको याद, मतलब रीजन नहीं बताया था मैंने आपको, इसका मतलब ऑलरेडी बताया था कि ये जो जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये तीनों क्या थे आप लोग के, अगर आपको याद होगा क्या थे बताओ जरा इनको, क्या बोलते हैं हम लोग? सूडो ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? मतलब ये सब ट्रांजिशन है, बट ये ट्रांजिशन थे क्या? इनको हमने क्या बोला था? सूडो ट्रांजिशन। बाकी सबको ट्रांजिशन, इनको क्या बोला? सूडो ट्रांजिशन। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर जो है ट्रांजिशन की डेफिनेशन में छुपा है। तो अभी मैं आपको ट्रांजिशन की डेफिनेशन बताऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो। क्या बोला? डी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होनी चाहिए? खाली। उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। देयर शुड बी एटलीस्ट मिनिमम वन प्लेस फॉर द वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? इन द डी ऑर्बिटल। उन्हीं को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। आइदर इन द ग्राउंड स्टेट, आइदर इन द एक्साइटेड स्टेट। दोनों भी स्टेट में चल जाता है, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर हो गया क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? लिखो चलो फटाफट लिखो, चलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सब चीजें लिखाई ही नहीं है इसमें नोट्स में, इसलिए लिखवा के दे रहा हूं। मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेस एम्प्टी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। हिंदी इंग्लिश मराठी बंगाली जिस लैंग्वेज में जल्दी समझ में आता है उसमें अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। कमीत कमी एका इलेक्ट्रॉन साठी जागा खाली असायला पाहिजे डी ऑर्बिटल मध्ये, आयदर इन द ग्राउंड स्टेट आई और इन द एक्साइटेड स्टेट। कळलं सगळ्यांना? इसी को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब इसी से हम लोग उसको सूडो ट्रांजिशन को जस्टिफाई करेंगे। देखो जरा सूडो ट्रांजिशन कैसे जस्टिफाई होते हैं इससे, सूडो ट्रांजिशन की क्या प्रॉब्लम आती है। लक्ष्य द्या। अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 30 होता है क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4s2 3d10, ये आता है जिंक में। क्लियर? अब जिंक की बात करेंगे, जिंक को देखोगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है क्या? नहीं। इसलिए इसको सूडो ट्रांजिशन बोला। क्या बोला? सूडो ट्रांजिशन। बट अगर अगर यही बात है सर, तो इसी बात के ऊपर अगर हम देखेंगे तो फिर कॉपर की भी बात तो फिर सेम ही आनी चाहिए। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10। याद है आपको? एक्सेप्शन होता है। तो इधर भी तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इधर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो डी में एक भी जगह खाली है क्या? नहीं। जब खाली है ही नहीं तो फिर ये क्या होना चाहिए? सूडो ट्रांजिशन। क्लियर हो गया? बट मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड। कॉपर के दो स्टेट पॉसिबल होते हैं, +1 और +2। क्यूप्रस और क्यूप्रिक पॉसिबल होते हैं। मैं दोनों बना के दिखाता हूं आप लोगों को, देखो जरा। क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कॉपर को +1 में ले लो, +1 में आ जाएगा तो क्या आएगा? 4s0 3d10। अभी भी देखो जरा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। पर अगर मैं कॉपर का क्यूप्रिक बनाता हूं, +2 बनाता हूं, तो +2 में क्या आ जाएगा? 4s0 3d9। तो ये सूडो ट्रांजिशन नहीं होगा, ये क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। तो कॉपर का जो एक्साइटेड स्टेट होता है, कॉपर के लिए दो स्टेट पॉसिबल होते हैं, +1 और +2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। जो जो +2 वाला स्टेट है, एक्साइटेड वाला स्टेट है, उसके अंदर डी में एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो फिर सर जिंक के लिए भी करके दिखाओ, तो देखो सर जिंक के लिए देखेंगे, जिंक भाव के लिए देखेंगे, तो जिंक के लिए +1 लेके आओ। तो +1 में क्या आ जाएगा? 4s1 3d10, ये आ जाएगा क्या? अभी भी सूडो ट्रांजिशन है। और जिंक के लिए दो ही पॉसिबल है, +1 और +2। +2 देखेंगे तो +2 में क्या आ जाएगा? जिंक 4s0 3d10, तभी भी 3d10 है, तभी भी क्या हुआ? सूडो ट्रांजिशन ही हुआ क्या? तो कितना भी कर लो जिंक में, आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, जिंक में से 3 निकलते नहीं है। जिंक के लिए मैक्सिमम +2 ही पॉसिबल होता है। जिंक के लिए +1 और +2 पॉसिबल होता है, +3 पॉसिबल होता ही नहीं है। इसलिए जो है क्या बोलते हैं, जिंक कैसा हो जाता है तुम्हारा? सूडो ट्रांजिशन। क्या होगा? सूडो ट्रांजिशन। समझ में आएगा? तो याद रखना भैया, जिंक सूडो ट्रांजिशन होता है, बिकॉज डी में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन खाली होता नहीं है। क्लियर होगा? बट कॉपर ट्रांजिशन है। कॉपर क्यों ट्रांजिशन है? बिकॉज कॉपर के एक्साइटेड स्टेट में डी में इलेक्ट्रॉन खाली जगह है। समझ में आएगा? तो ये याद रखना, ये बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, आप लोग को कम पूछेंगे क्वेश्चन, बट याद रख लेना। क्लियर हो गया? सेम रीजन जो कॉपर के लिए वही सिल्वर के लिए आएगा, वही सेम किसके लिए आएगा? सिल्वर। और वही सेम गोल्ड के लिए आएगा, वही किसके लिए आएगा? गोल्ड। क्लियर हो गया? तीनों के तीनों के लिए सेम ही आएगा, बिकॉज सेम ही ग्रुप के हैं। कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, सिल्वर के नीचे क्या आएगा? गोल्ड। तीनों के लिए सेम ही आएगा। कर लोगे? बहुत बढ़िया। इसको बाद में लिख लेना, मैं सेव कर दूंगा इसको।
बड़े आगे ट्रांजिशन सूडो ट्रांजिशन समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब जो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स। इसलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स। और आप देखोगे कि सॉफ्टनेस नीचे जाते हुए बढ़ जाती है, इसलिए मर्क्यूरी जो है वो हार्ड होता ही नहीं, मर्क्यूरी लिक्विड के फॉर्म में होता है। मर्क्यूरी जो है वो कैसे फॉर्म में मिलता है? लिक्विड। और जिंक बहुत ही पतला होता है। जिंक का जो मेटल होता है, इवन दो मेटल है बट इतना पतला होता है कि आप हाथ से उसको फाड़ सकते हो जिंक को। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप देखोगे जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स, आर सॉफ्ट मेटल। समझ में आएगा? तो इसको भी लिख लेना, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स। और सूडो ट्रांजिशन और कैसे होते हैं? सूडो ट्रांजिशन याद रहेगा सब लोगों को? क्लियर हुआ सबको? ट्रांजिशन, सूडो ट्रांजिशन क्या होता है? मेरे समझ में आ रहा है? देखो इतना टेंशन में क्यों देख रही है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। ट्रांजिशन, सूडो ट्रांजिशन सबको क्लियर हुआ क्या होता है? सूडो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। गुड। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। ये सब पूछते हैं, स्टार्टिंग की बात है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाते हैं। वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज में से कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है देखते जाओ। सबसे पहली चीज तो दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है? दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑक्सिडेशन स्टेट। व्हेरिएबल वॅलन्सी बोलो या फिर क्या बोलो? मल्टिपल ऑक्सिडेशन स्टेट। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला सोडियम दिला, मग सोडियम मेटलवर कुठला चार्ज येणार? +1च येणार, एकच चार्ज येणार, बरोबर का? परंतु ज्यावेळी तुमच्याकडे कॉपर किंवा आयरन आहे किंवा मँगनीज आहे, मग आयरन कडे +2 पण पॉसिबल आहे, +3 पण पॉसिबल आहे, +6 पण पॉसिबल आहे। तो ऐसे इनके पास वेरिएबल वैलेंसी आएगी, बट सोडियम के पास खाली क्या आएगा? एक ही वैलेंसी है। क्लियर हो गया क्या? तो इसमें सिंगल वैलेंसी आएगी, इसमें क्या आएगी? वेरिएबल वैलेंसी, मतलब मल्टिपल ऑक्सिडेशन स्टेट पॉसिबल है। क्लियर हुआ सब लोगों को? मग डी ब्लॉकचे एलिमेंट कडे काय असतं? व्हेरिएबल वॅलेन्सी। कळलं सगळ्यांना? म्हणजे ते मल्टिपल ऑक्सिडेशन स्टेट शो करू शकतात। नेक्स्ट, परंतु याच्यामध्ये एक्सेप्शन आहे। एक्सेप्शन कुठले आहे? स्कॅन्डियम आणि झिंक। स्कॅन्डियम आणि झिंक शोज ओनली सिंगल ऑक्सिडेशन स्टेट। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो तुम्हारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, बट स्कैंडियम और जिंक क्या शो करेंगे? ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? स्कैंडियम के पास +3 होता है और जिंक के पास खाली क्या होता है? +2 होता है। अब ये सब चीजें कैसे याद रखनी है सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगा इसके अंदर आगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं आपको सब बताऊंगा कि क्यों इनके पास सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कौन सा वाला होता है, इसमें +3 की होता है, इसमें +2 की होता है। सब मैं आपको आगे बताऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। झालं का? येस। मग डी ब्लॉकचे एलिमेंट कडे काय असतं? व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी। आणि अजून काय असतं? दे आर व्हेरी गुड कॅटलिस्ट, दे ऍक्ट ॲज व्हेरी गुड कॅटलिस्ट, दे ऍक्ट ॲज व्हेरी गुड कैटलिस्ट। बहुत ही अच्छे क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। समझ में आएगा? अब रीजन पूछेंगे कि ये अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, तो उसका आंसर है वेरिएबल वैलेंसी। उसका आंसर क्या है? उनके पास मल्टीपल वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए। तो रीजन लिख लेना, इसका रीजन क्या होगा? रीजन होता है बिकॉज वो लोग मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकते हैं, तो इसलिए कैटलिस्ट जैसे एक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको कैटलिस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी खाली लिख लेना इसका मतलब। मैं बताता हूँ गुड कैटलिस्ट होने का वेरिएबल बैलेंसिंग से क्या रिलेशन है मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली कलर्ड आयंस, मोस्टली कलर्ड आयंस, मोस्टली कैसे होते हैं? सबके सब कलर्ड होते हैं, मोस्टली कलर्ड आयंस होते हैं, ठीक है? एंड पैरामैग्नेटिक, एंड पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, अभी आने के बाद आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले टॉपिक्स में हम एकदम डिटेल में एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। झाला का लिहून? बड़े आगे।
यस, लेट्स टॉक अबाउट अलॉयज देन। अभी मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, मैं सीधा अलॉय पे लेके जाऊंगा आप लोगों को, स्टार्टिंग वाले पार्ट से सीधा अलॉय पे लेके जाऊंगा। अलॉय पढ़ेंगे, KMnO4 पढ़ेंगे, और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा सब चीजें एनसीईआरटी से निकाल के दिखाऊंगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग एनसीईआरटी से। बट सीक्वेंस ऊपर नीचे रहेगा। रीजन, सीक्वेंस अगर एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे तो तुमको नींद आती है बहुत, बच्चों को समझ में नहीं आता, पहले से नींद आनी शुरू हो जाती है, डीएनए ब्लॉक इंटरेस्टिंग नहीं लगता। पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप कराने दो टॉपिक के अंदर, फिर बाद में आपको बोरिंग टॉपिक्स लास्ट में पढ़ा देंगे जिनका इतना यूज भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंटरेस्टिंग उनको मैं पहले पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो सुनते जाएंगे भैया। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे एलॉय। एलॉय बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, और आप लोगों ने सुना भी होगा एलॉय के बारे में। ठीक है। ए, ध्यान दे। एलॉय, एलॉय होता क्या है ध्यान दो। एलॉय का मतलब आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया होगा, क्या बताया था एलॉय का मतलब, बताओ जरा। मिक्सचर ऑफ, नमकीन, फरसान, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्लियर है? बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ मेटल्स नहीं होता, मेटल के साथ थोड़े बहुत नॉन मेटल भी होते हैं। थोड़े बहुत क्या होते हैं? नॉन, जरूरी नहीं हर बार मेटल ही हो। मेटल के साथ थोड़े बहुत एक दो नॉन मेटल भी ऐड कर सकते हैं। डीएनए ब्लॉक। वाह वाह वाह। ओके, लेक्चर 1, लेक्चर 1 है क्या, एलॉय एंड इंटरस्टिशियल। रोम रोम भाई। हाँ, इसके नोट्स है हमारे पास एलॉय के। ज्यादा कुछ नहीं है, 8 ही लेक्चर्स है, अब कंप्लीट हो जाएंगे फटाफट। और 8 तो उनको लगे थे, तुम लोगों को और कम लगेंगे, तुम लोग ज्यादा समझदार बच्चे हो। क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? किस बात पे हंसे आए तुम लोगों को? पागल हो गए हो क्या, मतलब आई मीन पागल हो? कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ देखो, एक पेज पे इतना सा लिखते हैं। ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं सेल्फ पैट। हाँ, अब देखो जरा, अलॉय, अलॉय का मतलब क्या होता है ध्यान समझेंगे, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड सम नॉन मेटल, है ना। प्रॉपर्टी एनहांस होती है। अलॉय बनाते क्यों है, सवाल ये आता है सर क्या जरूरत है। जैसे आयरन होता है, आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? बट आयरन की एक कमजोरी होती है, क्या कमजोरी होती है? गंज लग जाता है ना, जंग लग जाता है, गंज लग जाता है, रस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, आयरन के अंदर कुछ चीजें मिला देते हैं जिससे वो स्टील बन जाता है, और स्टील में जो है, स्टेनलेस स्टील में जल्दी से गंज क्या बोलते हैं, आपका जो गंज जो है वो लगता नहीं, जंग जो है वो लगता नहीं, और रस्टिंग जो है वो होती नहीं। समझ में आएगा? ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ शाइन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीजें मिक्स करते हैं। समझ में आएगा? तो प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एलॉय। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब एलॉय की बात करेंगे तो एलॉय के लिए क्या क्या चीजें देखेंगे। एलॉय एलॉय एलॉय, वो रेशियो नहीं बताया ना, ठीक है। ठीक है, अब एलॉय का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर बनाने के टाइम पे साइज का रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। साइज का जो रेशियो होता है वो 10 से 15% का ही होना चाहिए एलॉय के अंदर, नहीं तो एलॉय बनेगा नहीं। एलॉय की स्टेबिलिटी और बनने के लिए जो साइज का रेशियो होगा दो मेटल्स का, वो कितना होना चाहिए, अप टू 10% ऑफ डिफरेंस। सुनो जरा मैं क्या बोलता हूँ। एलॉय जब बनाते हो तो जिन मेटल्स को मिक्स कर रहे हो उनके साइज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से 15%, उससे ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। उसका रीजन समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते, कौन है वो, हाँ धनवंतरी। धनवंतरी जो है क्या बोल सकते हैं, इसकी मम्मी इसको बोलती है कि बेटा फ्रूट के शॉप पे जाओ और फ्रूट्स लेके आओ घर के लिए, ठीक है। तो ये जाती है। अब आप लोग फ्रूट्स के शॉप पे गए होंगे, तो वहां पे अगर मान लेते फॉर एग्जाम्पल इसको लेने जाना है वाटरमेलन, ठीक है। ये वाटरमेलन कलिंगड़ लेने जाती है। कलिंगड़ की दुकान पे आप जाओगे, देखो ऐसे कलिंगड़ लगाए होते हैं, देखो क्या स्टैक करके लगाए होते हैं। यस, तो फिर उसके बाद जो है इसकी मम्मी इसको बोल के बेचती है, वो जो बंदा जो देगा वो वाला कलिंगड़ जो है वो वाले मत लेना, वो लोग खराब वाले देते हैं। तू अपने हिसाब से समझ के अच्छा वाला जो ज्यादा तुमको ग्रीन और पका हुआ दिखे वो लेना। क्लियर हो गया? आप लोग की मम्मी ने वैसे बोल कर भेजा होगा। जब हम छोटे थे मम्मी बोलती थी आलू सामान लेने जाते थे, मम्मी बोलती थी देख के लेना, वो दुकान वाला जो देता है वो मत ले लेना। क्लियर? तो जो है ये जाती है और देखती है कि भैया ये जो बीच में जो कलिंगड़ रखा हुआ है ये क्या है, बहुत बढ़िया है। क्लियर हो गया? दुकान वाला ऊपर वाला उठा के दे देता है, ये बोलती है नहीं 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 सॉरी मम्मी ने मना किया है। क्लियर है? तो ये क्या करती है, बीच वाले कलिंगड़ को लेती है और खींच के निकाल लेती है। अब अगर बीच वाले कलिंगड़ को खींच के निकालेगी तो सब के सब गिर जाएंगे ना, है ना। तो शिवा देगा ना वो दुकान वाला, तो दुकान वाला इसमें है ना, वो बात अलग, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ, कितनी खुश हो गई देखो, दांत दिखा रही है। यस, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट दुकान वाले का तो नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? और कलिंगड़ नीचे गिर जाएंगे सब, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो वो कलिंगड़ वापस इस जगह पे रख दे, या और अगर वापस जगह पे रख देगी तो मम्मी मारेगी, मम्मी शिवा देगी, तो दोनों जगहों पे शिवा ही खानी है। थूकना नहीं बेटा, थूक पानी नहीं थूकना, हाँ। हाँ
श्रावणी कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों जगहों पे शिवाय खानी, तो क्या करेगी, तो ध्यान समझो। तो ये क्या करती है, इसके बीच में कोई दूसरा फ्रूट रख देती है। तो अगर इसके बीच में एक अंगूर रख दिया तो उससे ये रह जाएगा कहीं ये? नहीं। इसके बीच में अंगूर रखने से होगा क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। इसके बीच में जो है क्या बोलते हैं, पेरू रखेंगे तो होगा क्या? नहीं। तो होगा, बट अगर मस्क मेलन रखे तो? मस्क मेलन समझ में आता है तुम लोगों को, खरबूजा, वो रखेंगे तो हो जाएगा क्या? यस। तो एग्जैक्ट सेम साइज का कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज वाले अगर यहाँ पे फिट करेंगे तो काम हो जाएगा क्या? यस। तो एलॉय बनने के टाइम पे जब हम लोग मेटल्स को डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनका रेशियो साइज का कितना होना चाहिए? 10% का डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस हुआ साइज का तो एलॉय बनेगा नहीं। तो याद रखना भैया, एलॉय बनाने के टाइम पे जो मिक्सचर होता है उसके बीच में जो साइज का डिफरेंस होता है वो कितने का होना चाहिए? 10%। 10 रुपए से तुरतुरे। इधर गई, ये रहा। चल जा कंजरिया। चलता भी नहीं है यार, क्या घटिया डब्बा है ये। वाह, डीएनए ब्लॉक। टी 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 टी। ए बातें क्या करते हो रे? रोम रोम भाई, इधर देखो जरा। एलॉय की बात करेंगे। एलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहला लाइन आपको याद रखना, मैं इसमें एनसीईआरटी से बताता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी में से याद रख लेना। एलॉय इज क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब एलॉय में होता क्या, ध्यान समझो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको याद रखनी है एलॉय के। किधर गई, किधर गई, किधर गई परसेंटेज वाला? हाँ ये रहा। 15% टू ईच अदर। समझ में आएगा? तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और क्या बोला तुम लोगों का, सर्च एलॉय आर फॉर्म बाय एन एटम विद अ मेटालिक रेडियस आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। तो उनका जो मेटालिक रेडियस होता है उसका साइज कितना होना चाहिए? 15% के अंदर होना चाहिए एक दूसरे के। 15% से ज्यादा हुआ तो बनने में प्रॉब्लम आती है। समझ में आया सब लोगों को? कल तक का सक लेना। यस। याद रहेगा सब लोगों को? बढ़े आगे। यस। नेक्स्ट है तो एलॉय के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप लोग मार्क कर लेना एनसीईआरटी में से, और नोट्स में लिख लेना। मैंने नोट्स में लिखवाया नहीं है, तुम लोग लिख लेना। बढ़े आगे। वाओ। नेक्स्ट। अब बात करेंगे भैया एलॉय कौन कौन से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, है ना। एलॉय को कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं। देखो जरा भैया। टी। आओ। हाँ, ध्यान दो। तुम लोग को पढ़ाया था, तुम लोग को पिछले वाले बैच में उपमा, तुम लोग के बैच में पढ़ाया था ये सब? तू संजय सर के बैच में थी, क्यों? सब गलती तेरी बेटा, तेरे वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा। थूक दे बेटा, थूक दे। यस, आज ही वहां पे नीट की एक लड़की ने कर दिया, थूक दिया। ऐसा होना चाहिए, लड़कियां होती पावरफुल है भाई। बहुत देर उसने कंट्रोल किया, बहुत देर हंसती रही, यहाँ वहां मुंडी किया, फिर लास्ट में उसने थूक ही दिया भाई। कोई नहीं, दो तीन ही छींटे उड़े आगे वाली पे, बाकी बुक्स पे गिर गए, बट ठीक है। कुछ तो उसने एसिड डाल ही दिया।
हाँ तो देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के क्या बोल सकते हैं एलॉयज, अभी लिखने की जरूरत नहीं, पहली बात तो सुनो जरा, मैं क्या बोलता हूँ, इन एलॉयज को याद रखना है आप लोगों को कि क्या क्या है। देखो जरा, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, गन मेटल होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, बेल मेटल होता है, सोल्डर होता है, जर्मन सिल्वर होता है, यूके सिल्वर होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। याद कैसे रहेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आता है ना, इतने सारे याद कैसे रहेंगे, याद करने पड़ेंगे ना, तो ध्यान दो सुनो, कैसे याद करते हैं, मेरी बात सुनो मैं क्या बोलता हूँ। सुनो, ये देखो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही बहुत सिंपल है, दोनों में कॉपर होता है, दोनों में क्या होता है, कॉपर। एक में टिन होता है, एक में जिंक होता है, एक में क्या होता है, टिन और एक जिंक। इनमें ग्लिच सुनो, देखो कितने नालायक है ये। इसमें जिंक आया, जेड आया, तो इसका आंसर ब्रॉन्ज होना चाहिए था ना, ठीक है। और इसमें टी एस आया, तो इसमें ब्रास होना चाहिए था, तो इसका एस हो गया, इसका जेड हो गया, याद रहेगा। नहीं समझ में आया, आया ना। अब तुमको जहां पे ब्रास मिलेगा तो याद रखना इसमें जिंक वाला होगा, समझ में आया। और जहां पे आपको ब्रॉन्ज मिलेगा वहां पे टिन वाला होगा, याद रहेगा, उल्टा कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोनों को मिक्स कर दोगे तो गन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, गन, समझ में आएगा, दोनों को मिक्स करोगे तो गन बन जाएगी। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को कैसे याद रखोगे, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, जंग नहीं लगता। नॉर्मली हमें डर लगता है, फिकर होता है, तो क्या बोलेगा, फिकर नहीं कर, क्या बोला, फिकर नहीं कर, फिकर नहीं कर, स्टेनलेस स्टील है, फिकर नहीं कर, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ, ये सब क्लियर होगा, फिकर नहीं कर, स्टेनलेस स्टील, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे बेल मेटल की, ठीक है। बेल, बेल आप लोगों को स्कूल में सुना है क्या? अरे ऐसे देखो, बेल बजती है, नहीं 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 कुछ सुना, यस कुछ सुना, बेल क्या बोला, कुछ सुना, बेल कुछ सुना, बेल, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, संत प्रभु भी सोल्जर, संत प्रभु भी संत भी, प्रभु जी भी क्या है, सोल्जर है। सोल्डर होता है, सोल्डरिंग वायर वाला, पता है तुमको, सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग का नाम सुने तुम लोग, लड़के लोग, बॉयज को सब पता है, सोल्डरिंग पता है तुम लोग क्या होता है, नहीं पता, वो ना बोलती है सोल्डरिंग। अरे वो इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे आते हो, देखो वायर गरम गरम लगा के चिपकाता है, देखो क्या, ऐसा, उसे सोल्डरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग नहीं पता, अरे बीजेपी को क्या इलेक्शन में जीतेगी तू, ए तू ठीक है, कौन है, छीक के नाम पे थूक देते बच्चे लोग। अरे चलता नहीं क्या डब्बा, ये ऐसा होता है, देखिएगा सोल्डरिंग, ए नालायक देख, ऐसा किट होता है सोल्डरिंग का, सस्ता। ये बाइक हमको खरीदना थोड़ी है यार, शॉपिंग पे आ गया, इमेजेस दिखा भाई, शॉपिंग जबरदस्ती शॉपिंग। हा देख, असं बघितलंय का, हा मग इथे वायर असतं, त्या वायरला पण सोल्डर वायर म्हणतो, बरोबर का, येस, हा असं बघ, इथे बघ, याला सोल्डरिंग वायर म्हणतो। तुमको सबको, बॉयज को सब पता रहता है यार, गर्ल्स को तुम लोग को पता है, ये सीडी पता है तेरे को, ये अस्मिता बुक में क्या ढूंढ रही है? इधर देखना, फोटो इधर बनाया ना मैंने, बुक में ढूंढ रही सोल्डरिंग, कुछ पता नहीं, देखो चुप, झूठ बोलती है, ठीक है ध्यान दे। यस, क्या बोला तुमको, कुछ सुना, संत प्रभु भी सोल्जर, क्या बोला, संत प्रभु भी सोल्जर, यस। अब जर्मन सिल्वर, ठीक है। तुम में से कितने लोग जर्मनी गए हो, कोई नहीं गया, हाँ, ठीक है। जर्मनी का कैपिटल क्या है, कोई नहीं जानता, क्या बोला, कोई नहीं जानता, जर्मनी कैपिटल कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, याद रहेगा सब लोगों को, जर्मनी का कैपिटल कोई नहीं जानता। मैं बताता हूँ, मेरे को पता है, बर्लिन, क्या है, बर्लिन, जर्मनी, कोई नहीं जानता, जर्मनी का कैपिटल। यूके, ठीक है, यूके जाओ कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं, ठीक है, यूके सिल्वर कॉइन कुछ नहीं यूके में, कुछ नहीं यूके में, ऐसे याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, डायरेक्ट हिट मार के आ जाना। वाओ, इधर गई, सगळं लिहून दिलंय ते, बरोबर, ठीक है, नाइस हँडरायटिंग मध्ये, लिख लोगे सब लोग, क्या हुआ, क्या, हाँ तो ब्रास, ये जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज से ही बेल मेटल बनता है, तो दोनों भी नाम देते हैं, बेल मेटल भी बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, इसलिए तुमको दोनों बता दिए, समझ में आएगा। मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणार बेल मेटल काय असतं, मग ब्रॉन्झच बेल मेटल असतं, कळलं सगळ्यांना, यस। इसके अंदर कुछ और नॉन मेटल्स होते हैं, वो लिखे नहीं है, वो इसलिए पूछते भी नहीं है तुमको, उसके अंदर कुछ परसेंटेज का फर्क होता है, 0.001% का फर्क होता है, बट वो तुमको पूछेंगे नहीं। इसको बेल मेटल भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, कर लो, सब लिख के दिया है, याद रख लोगे, ट्रिक भी बता दी है, ट्रिक भी लिखी हुई है, संत प्रभु भी सोल्जर, कोई नहीं जानता, फिर ये क्या बोलते हैं तो तुमको पता ही है, फिकर नहीं कर, ये सब याद रखना, कुछ सुना, ये सब कर लेना, समझ में आया सब लोगों को, जग सुना सुना लागे, कुछ सुना सुना लागे, कर लेना, करोगे सब लोग, इजी है क्या। हाँ तो एलॉयज याद रखने का, एलॉयज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बोल बेटा, क्या डाउट है तेरे को, नहीं, उपमा लिख लेगी ना,
ठीक है, बढ़े आगे। एलॉय। एलॉय के बाद आएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का है इसका, तो ध्यान से समझो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है। इंटरस्टिशियल जो है वॉइड का नाम होता है, जो वॉइड होता है उसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं. वॉइड म्हणजे काय बघा इथे लक्ष द्या. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इथे लिहून दिलेलं आहे. ज्यावेळी आपण मॉलिक्यूल जे ऍटम्सला स्टॅक करतो, मग ऍटम्सला स्टॅक करताना इथे मध्ये गॅप्स पडतात, त्यांना आपण वॉइड्स म्हणतो किंवा इंटरस्टिशियल स्पेस म्हणतो. नाही समझ में आया? अरे एक एक गोले को एक के ऊपर एक रखेंगे तो बीच पे खाली जगह बनेगा ना. इस खाली जगह को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर वॉइड. समझ में आया क्या? या खाली स्पेसला आपण काय म्हणतो? इंटरस्टिशियल स्पेस किंवा वॉइड. आता या खाली स्पेस मध्ये काहीतरी छोटे असे एलिमेंट्स, हायड्रोजन, कार्बन आणि नायट्रोजन, असे छोटे एलिमेंट्स येऊन इथे ट्रॅप होतात. काय होतात? ट्रॅप होतात है ना. और क्या बनाते हैं? नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. क्या बनाएंगे? नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. यालाच आपण काय म्हणतो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. कळलं सगळ्यांना? या स्मॉल स्मॉल वॉइड्स मध्ये हायड्रोजन किंवा नायट्रोजन किंवा कार्बन असे स्मॉल एलिमेंट्स येऊन बसतात आणि नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक कंपाउंड बनवतात मेटल सोबत. त्यांना आपण काय म्हणतो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड. नाउ द प्रश्न इज कि भैया मेटल अलाउ क्यों करता है? सही है ना. मेटल अपने घर में क्यों किसी को अलाउ करेगा? सही है ना. तो मेटल क्यों अलाउ करता है? मेटल की प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है. प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? एनहांस. जब मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है, मेटल के जो लैटिस है उस लैटिस के अंदर अगर आकर कोई दूसरा छोटा एलिमेंट बैठ जाता है, उससे मेटल की प्रॉपर्टीज एनहांस होती है, केमिकल इनर्टनेस बनी रहती है, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है. तो मेटल के लिए तो विन विन सिचुएशन है. रिएक्शन रिएक्टिविटी में कुछ चेंज आया नहीं, जो मेटल की रिएक्शन है वो एज इट इज हो रही है, और प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई? एनहांस हो गई. सो दैट इज द विन विन सिचुएशन फॉर मेटल. दैट्स व्हाई मेटल अलाउज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. अब सुनो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर से सुनो. मेटलच्या इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये म्हणजे वॉइड्स मध्ये स्मॉल एलिमेंट्स लाईक कार्बन, नायट्रोजन आणि हायड्रोजन येऊन बसतात आणि कसे कंपाउंड्स बनवतात? नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक. आता स्टॉइशियोमेट्रीचा मतलब क्या होता है? तुम लोगों को मोल में पढ़ाया होगा. मोलिया कौन पढ़ाया तुम लोगों को? अच्छा कहते हैं, राइट. ठीक है सुनो. तो जो है क्या बोलते हैं? स्टॉइशियोमेट्री मतलब मास का रेशियो. स्टॉइशियोमेट्री मतलब मास का रेशियो. वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं स्टोइशियोमेट्री के, बट हम मास का रेशियो मान के चलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे H2O, तो H2O में देखा आप देखोगे तो स्टोइशियोमेट्री कैसे होती है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनते हैं क्या? ये तभी वाटर बनेगा. मतलब अगर ये दो का मास है तो यहाँ पे 16 का मास होगा. क्लियर होगा? तो नेक्स्ट अगर मैं दो वाटर मॉलिक्यूल लूंगा तो यहाँ पे 4:32 हो जाएगा. सही है. मतलब ये सेम रेशियो में ही हमेशा क्या होंगे? ये लोग रिएक्ट करेंगे या फॉर्म करेंगे कंपाउंड. समझ में आएगा? उसी को बोलते हैं हम लोग स्टोइशियोमेट्री की. सेम वो क्या बोल सकते हैं? मास के रेशियो में ही कंपाउंड बनाते हैं. क्लियर हो गया क्या? अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू और बढ़ जाएगी. समझ में आएगा? इसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री. क्लियर क्या? बट जब नॉन स्टोइशियोमेट्री कंपाउंड्स में क्या होगा? नॉन स्टोइशियोमेट्री में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूं, एक टिटेनियम के साथ मान लो आपको 3 हाइड्रोजन लगाने. कितने लगाने हैं? 3. तो अगर मैं बोलता हूं 100 टिटेनियम है, कितने हैं? 100. तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 300 लगेंगे क्या? तो यहां पे ऐसा रेशियो आना चाहिए. बट होगा क्या? मान लेते भैया टिटेनियम जो है आपके पास 100 है, बट हाइड्रोजन आपके पास 297 ही होंगे. कितने होंगे? 297. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टिटेनियम एक रहेगा और हाइड्रोजन 2.9 लिखूंगा. कितना लिखूंगा? 2.97. समझ में? ऐसे बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्री. क्या बोलेंगे? मतलब एग्जैक्ट स्टोइशियोमेट्री नहीं. एग्जैक्ट कहती है 1:3, बट यहाँ पे 1:3 बन रही है क्या? नहीं. तो इसे बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्री की, मतलब एग्जैक्ट स्टोइशियोमेट्री कंप्लीट होती नहीं है. क्लियर? तो याद रखना इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कसे बनतात? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. कारण की हायड्रोजन रॅन्डमली येतात आणि कार्बन आणि ते जे स्मॉल मॉलिक्युल्स हे रॅन्डमली येऊन बसतात. म्हणून इथे काय स्टोइशियोमेट्री पूर्ण होत नाही, म्हणून यांना आपण काय म्हणतो? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स. और ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपको. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक. आता इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बद्दल खूप काही अजून माहिती आहे, परंतु ते तुम्हाला एनसीईआरटी मधून लिहायला लागणार. फॉर एक्झाम्पल, येस, दीज आर द सम पॉइंट, इंपॉर्टंट पॉइंट्स विच यू हॅव टू फॉलो. लक्षात येते. नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक इथे बघा, व्हॅनेडियमवर 0.56 हायड्रोजन, एक व्हॅनेडियमला 0.56 हायड्रोजन, एक टिटॅनियमला 1.7 हायड्रोजन, असे यांना आपण काय म्हणतो? नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक. कळलं सगळ्यांना? येस. तो एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं रखने. आपको क्या याद रखना है? ध्यान से सुनो. आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने. ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है. ये 4 पॉइंट्स क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना. आई मीन बता देता हूँ एकदम अच्छे से, आप लोग ध्यान सुन लेना. इनको अच्छे से लिख लेना. मैंने नोट्स में दिया नहीं, आप लोगों का काम है इसको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना. हाइयर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. प्योर मेटल मतलब सिर्फ नॉर्मल मेटल था, अब उसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है, तो फायदा होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तो। फिर नेक्स्ट, वे आर वेरी हार्ड, और इंटरस्टिशियल बनने से हार्डनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, मतलब अगर बोरॉन है, और बोरॉन पे अगर अगर हाइड्रोजन आके लग जाते हैं, उनको बोलते हैं बोरोहाइड्रेट्स, क्या बोलते हैं, बोरोहाइड्रेट्स या बोराइड्स बोलते हैं। बोराइड्स की हार्डनेस जो होती है वो डायमंड के बराबर हो जाती है, समझ में आया? अगर सिंपल बोरॉन है तो इतना हार्ड नहीं होता, बट बोराइड्स बन जाते हैं, मतलब बोरॉन पे अगर हाइड्रोजन चिपक जाते हैं, तो उनकी हार्डनेस कितनी हो जाती है, अप टू द डायमंड, समझ में आएगा? कभी कभी हाइड्रोजन, कभी कभी कार्बन भी चल जाता है, ठीक है, उसे बोरोहाइड्रेट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बोराइड्स बोलते हैं, क्लियर? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से मेल्टिंग पॉइंट वाढतो आणि हार्डनेस पण इन्क्रीज होते आणि दे रिटेन, देखो, दे रिटेन मेटॅलिक कंडक्टिव्हिटी, आणि मेटलची कंडक्टिव्हिटीवर फरक पडत नाही, मेटल कंडक्टिव होता है, वो कंडक्टिव एज इट इज रहेगा। दे आर केमिकली इनर्ट, और केमिकली कैसे रहते हैं, इनर्ट। और ये 4 पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इन चारों पॉइंट को मार्क कर लेना और इनको याद करके चले जाना, इसी पे क्वेश्चन आएगा आपको, क्लियर? और एक चीज याद रखना, नॉन स्टोइशोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये भी याद रखना आप लोगों को, क्लियर हो गया? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हम लोग का यहाँ पे क्लियर कंप्लीट होता है, अलॉय भी हो जाता है, उर्लकाय। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अगला पीडीएफ, अलॉय और इंटरस्टिशियल होगा ना, क्या क्या ओपन होता है यार, क्यों? सेकेंड लेक्चर, कैटलिस्ट एंड मैग्नेटिक नेचर एंड कलर। हाँ, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन, ध्यान दो। इसका मतलब है गर्ल्स ऑलरेडी ध्यान दे रही है, नहीं है ना? बहुत लोग गर्ल्स को ऐसा लगता है कि बॉयज एंड बॉयज ध्यान दे मतलब बॉय गर्ल्स ऑलरेडी ध्यान, नहीं, बॉयज एंड बॉयज ध्यान दे मतलब बॉयज तुम ही इंपॉर्टेंट हो, तुम लोग ध्यान दो, गर्ल्स का नहीं सुनेंगे तो। हाँ, जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, टेक माय वर्ड सीरियसली। बढ़ेंगे आगे। कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं यार, बुरा मत माना करो मेरी बातों का, सच से क्या बुरा मानना, सही है। कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करेंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया, डी ब्लॉकचे जे मेटल्स असतात दे आर व्हेरी गुड कॅटलिस्ट, डी ब्लॉकचे मेटल, ट्रान्झिशन मेटल्स आर व्हेरी गुड कॅटलिस्ट। आता तुम्हाला विचारणार की वाय दे आर व्हेरी गुड कॅटलिस्ट, मग तुम्ही काय रिझन लिहिणार, एबिलिटी टू अडॉप्ट व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट, है ना? त्यांच्याकडे काय असतं, व्हेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल वैलेंसी से क्या फर्क पड़ता है सर कैटलिस्ट में? क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है ना, एक रीजन प्रोवाइड करता है जहां पर रिएक्शन फास्टर हो, रिएक्शन क्या हो, फास्टर। अब क्या होगा, अगर मान लो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल है, समझ में आएगा? ए मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी, बी की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी क्या? क्लियर होगा? अगर मान लो ए रिएक्ट कर रहा है बी से, ठीक है, ए की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग है। क्लियर होगा? अगर मैं कोई दूसरा मेटल लूं, डी ब्लॉक के अलावा मेटल लूं, और डी ब्लॉक के अलावा मेटल लेने में क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो जरा, ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम। मान लो भैया ए को मिलाना है बी से, किससे मिलाना है, बी से, तो कैसे होता है रिएक्शन, देखो जरा, कैटलिस्ट क्या हेल्प करता है, कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ये कैटलिस्ट हो गया, समझ में आएगा? अब कैटलिस्ट क्या करेगा, ए बी से दूर है, ए बी से क्या है, दूर है। जैसे आप लोगों ने शादी.com में ये सब देखा होगा, हिंज होगा या फिर बम्बल होगा, ये सब में क्या होता है, क्लियर हो गया? दो जन जिन लोगों को शादी करनी है या बात करनी है, डेट करना, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और प्लेटफॉर्म उनको पास में लेके आता है, फिर वो लोग बातें कर सकते हैं, बातें करने के बाद वो लोग के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। सिमिलरली कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाता है, बट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, अगर मान लो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाऊं मैं शादी का, जिसके अंदर सिर्फ मेल ही अलाउड हो, तो कभी शादी हो पाएगी, हाँ होगी। बट सही है, प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है ना, खाली एक ही टाइप की शादी, समझ में आया तुम लोगों को, आजकल पॉसिबल है। या एक प्लेटफॉर्म मतलब सिर्फ फीमेल ही अलाउड हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर अगर समझो मैं ऐसे कर दूं, कैटेगरी को मैं जितना लिमिटेड करूंगा उतना प्रॉब्लम होगा, सिर्फ मेल वाला, सिर्फ फीमेल, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पड़ेगा जहां पे मेल भी आ सके और फीमेल भी आ सके, वो दोनों की प्रोफाइल आ सके। फिर अगर मान लो मैं ऐसे करूंगी, सिर्फ महाराष्ट्रियन ही अलाउड हो, क्लियर है, तो फिर आपको जो है क्या बोलते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक जो है क्या बोल सकते हैं, वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्लियर? तो वैसे जितना लिमिटेड रहेगा उतना प्रॉब्लम आएगा। अब देखो जरा, अगर कैटलिस्ट ऐसा है कि कोई नॉर्मल मेटल है, सो मान लो सोडियम है, सोडियम के पास सभी जगहों पे +1 का ही चार्ज होगा क्या, सही है? तो अब क्या होगा, अगर मान लो ए के पास +1 है तो ए तो आके बैठ जाएगा, बट बी के पास अगर +2 है तो बी आके बैठ पाएगा क्या इधर, नहीं। तो अगर दोनों आजू बाजू, अगर ए तो आके बैठ गया, ले ए आके बैठा हुआ, बी कोई आ ही नहीं रहा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बट अगर कैटलिस्ट हमारा ऐसा है कि इस पे +1 भी है, +2 भी है और +3 भी है, तो यहाँ पे आके ए बैठ जाएगा, यहाँ पे आके बी बैठ जाएगा, दोनों पास पास में रहेंगे, रिएक्शन होना है फटाफट स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से कैटलिस्ट एक्ट करेगा। समझ में आएगा? तो कैटलिस्ट के ऊपर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो रिएक्शन को इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। समझ में आया सब लोगों को? सो इसलिए बोला कैटलिस्ट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया सब लोगों को? रीजन, रीजन आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको खाली मतलब ये सब इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछता आप लोगों को, जस्ट तुम लोगों के समझने के लिए मैंने बता दिया है सब। कर ले सक लेना। यस, अब बात करते हैं, देखो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट अल्टर्स, अल्टर मतलब चेंज करना, ठीक है। अल्टर आप लोग गर्ल्स लोग कराने जाते होंगे, कपड़े वपड़े अल्टरेशन कराते होंगे। यस, तो कैटलिस्ट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कैसे करता है अल्टर? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछेंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, कैसे चेंज करता है? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया सब लोगों को? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कब? इसके पीछे स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया होगा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया आप लोगों का, तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। कौन पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स? राजशेखर सर, तो ठीक है चलेगा। तो फिर आपको पता ही होगा कि कैसे वो एक ग्राफ आता है, उसमें आपने देखा होंगे कि नॉर्मली रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होती है, सही है क्या? ठीक है। अभी होता क्या, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते भैया शुभम है, ठीक है। शुभम जो है क्या बोल सकते हैं, अफ्रीका की जंगलों में घूम रहा है, और अफ्रीका के जंगलों में ही वहीं पे रहता है। अफ्रीका के जंगलों में शुभम को प्यार हो जाता है किसी एक लड़की से, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये अफ्रीका की एक पहाड़ है बड़ी सी, इस पहाड़ के इस तरफ शुभम रहता है, ठीक है। और शुभम जो है एक दिन अपने दोस्तों के साथ इस तरफ जाता है, पहाड़ के पहाड़ चढ़ के इस तरफ आता है कुछ रिसोर्सेस लेने के लिए। और यहाँ पे उसको जो है क्या बोलते हैं, हल्ला हू वाली एक लड़की मिल जाती है अफ्रीकन, ठीक है, जिसके हाथ में भाला रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हुल्ला हू वाली लड़की मिल जाती है भाले वाली शुभम को। शुभम को उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़की उसको बोलती है कि क्या बोल सकते हो, तुम मुझसे रोज मिलने आया करो। शुभम को रोज इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, फिर वापस नीचे उतरना पड़ता है, इससे मिलने के लिए वापस रिटर्न जाना पड़ता है। शुभम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रोज रोज मिलने बुला तो लेती है, बट मेरी तो जान चली जाती मिलने में। तो शुभम जो है अपने दोस्त को बोलता है, तेरा नाम क्या है चश्मिश? आर्यन। आर्यन को बोलता है, आर्यन बोलता है ठीक है भाई मैं कुछ करता हूँ। आर्यन जो है एक नया रास्ता निकालता है। आर्यन बोलता है एक काम करता है, इसमें खड्डा कर देते हैं, तो इसमें जो है टनल बना देते हैं। टनल बनाने के बाद अब शुभम जो है क्या बोलते हैं, इतना चढ़ के जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से चले जाएगा। समझ में आएगा? तो आर्यन ने क्या करके दिया, आर्यन इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब उसने एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया। क्या किया? अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया। ये इतना ऊपर चढ़ के जाने की जरूरत नहीं किया, बोला सीधा इधर से घुस के चले जाओ। समझ में आएगा? इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। समझ में आया सबको कैटलिस्ट क्या करता है? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से जो है शुभम उस हुल्ला हु वाली से मिलके आ पाया, बस। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब नॉर्मल अगर ग्राफ के टर्म्स में देखोगे तो नॉर्मल ग्राफ ऐसा होता है आपका, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, बट जब कैटलिस्ट आ जाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। समझ में आया सब लोगों को क्या होता है कैटलिस्ट? बहुत बढ़िया। तो यस, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, एग्जांपल्स। आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना इसके अंदर। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है हैबर्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, हैबर्स लेके आए थे, है ना। लोग नाइट्रोजन को फिक्सेशन नहीं करा पा रहे थे। नाइट्रोजन बथेरा है हमारे पास कहाँ पे, एयर में, बट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत कहाँ पे, सॉइल में। तो एयर के नाइट्रोजन को सॉइल में डालने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज एयर का नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है और सॉइल में नाइट्रोजन है नहीं। तो सॉइल में नाइट्रोजन चाहिए पाउडर फॉर्म में, सही है। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए बनाया गया अमोनिया। क्या बनाया गया? अमोनिया। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, और अमोनिया से बने सारे फर्टिलाइजर्स, और उसके वजह से जो है हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। एक ही लैंड के ऊपर बहुत बार हम लोग एग्रीकल्चर कर पाए विद हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। नहीं तो क्या होता है, एक लैंड में एग्रीकल्चर किया, वहां का नाइट्रोजन खत्म हो गया, तो नाइट्रोजन खत्म होने के बाद हमें बाजू वाली लैंड में जाके एग्रीकल्चर करना पड़ता था। और उसकी वजह से जो है बहुत सारे रिसोर्सेज ज्यादा लगते थे, पानी को दूर लेके जाना पड़ता था, लोगों को दूर जाना पड़ता था, और माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो उस सब को ठीक करने के लिए आया हैबर। हैबर ने प्रोसेस दिया, आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बार पढ़ी होगी, रिएक्शन ली चार्टली प्रिंसिपल में। N2 और 3H3 लिख दिया है, H2 कर देना, ठीक है इसको। H2 है, N3 N2 और H2 मिला के क्या देगा, अमोनिया। क्या देगा? अमोनिया। समझ में आएगा? अब ये रिएक्शन के लिए लगता है क्या, कैटलिस्ट। आपने इसमें पढ़ा होगा किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे कैटलिस्ट वर्क करता है। तो कैटलिस्ट जो है क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड करता है। कैटलिस्ट कौन होगा, आयरन। कौन होगा? आयरन। फाइनली डिवाइडेड आयरन पार्टिकल्स होते हैं, और मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल, अब प्रमोटर क्या होता है ना, कैटलिस्ट क्या होता है, समझो जाओ। कैटलिस्ट और प्रमोटर का फर्क क्या होता है वो बताता हूँ। आपने को एंजाइम पढ़े होंगे, एंजाइम और को एंजाइम।
बायोलॉजी में बस वही फर्क होता है कैटलिस्ट और प्रमोटर के अंदर। मान लो भैया तेरा नाम क्या बेटा? धनंजय। धनंजय बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और जो है क्या बोलते हैं, इसका एक बहुत अच्छा मैच था, उस मैच के अंदर एक बैटिंग कर रहा था, ऑलरेडी बहुत अच्छी बैटिंग करता है। उस दिन जो है मैच देखने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड आ जाती है तो वो क्या गर्लफ्रेंड कैसे एक्ट करती है एज ए कैटलिस्ट, कैसे एक्ट करेगी? कैटलिस्ट उसको देख के ज्यादा लंबे लंबे सिक्स मारता है, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से वो कैसे एक्ट कर रही है एज ए कैटलिस्ट। बट आप देखते हो स्टैंड के अंदर जो है इसकी क्रश भी आ जाती है, कौन आ जाती है इसकी? क्रश। तो उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, वो एक्ट कर रही है एज अ प्रमोटर, कैसे एक्ट कर रही है एज अ प्रमोटर। कैटलिस्ट ने ऑलरेडी रिएक्शन फास्ट कर दी थी, बट क्रश पे आ गई, एक और लड़की उसको पसंद है, ठीक है, तो वो भी आ जाती वहां पे, तो उसको देख के और खुश हो जाता है, तो और लंबे लंबे सिक्स मारता है। तो कैटलिस्ट कौन है? गर्लफ्रेंड। क्रश कौन है? प्रमोटर। फिर उसके बाद उसकी वाइफ आ जाती है, वो पॉइजन है, क्या है? वो रिएक्शन में क्या है? पॉइजन है। वो आते ही वो समझ जाता है भाई क्या, और वाइफ बरोबर जाके गर्लफ्रेंड के बाजू में बैठती है, ठीक है। वाइफ बरोबर गर्लफ्रेंड के बाजू में जाके बैठती है, गर्लफ्रेंड जोर से तालियां बजाती है, ठीक है। वाइफ पूछती है आप इतना जोर से क्यों ताली बजा रहे हैं? अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। वाइफ बोलती मेरा हस्बैंड है। और ये बात को देख लेता है धनंजय क्रिकेट खेलते हुए, तुमको लगता है आप शॉट मार पाएगा? नहीं, अभी कोई जो है क्या बोल सकते हैं, बैट ही नहीं उठ रहा। तो इसे बोलते हैं पॉइजन, क्या बोलते हैं? पॉइजन। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, आप लोग का ये हो गया क्या, अल्डिहाइड्स एंड ऑल? अल्डिहाइड नहीं हुआ। अल्डिहाइड में आगे आएगा वो रिएक्शन, रोजनमन रिडक्शन। रोजनमन रिडक्शन में देखो पैलेडियम एक्ट एज अ पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजन होते हैं रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, रिएक्शन को स्पीड को स्लो कर देते हैं। समझ में आया सब लोगों को? पॉइजन प्रमोटर करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की हेल्प कौन करता है? प्रमोटर। तो मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, आयरन एज अ कैटलिस्ट, याद रहेगा सब लोगों को? बढ़े आगे। वाओ। यस, कांटेक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट आएगा कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। H2SO4 बनाते हैं, नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में एक रिएक्शन होती है, ऐसे तो तीन स्टेप में रिएक्शंस होती है, बट आपको एक ही स्टेप याद रखनी है, बिकॉज बाकी का कांटेक्ट प्रोसेस आपके सिलेबस से उड़ा दिया है। पूरा पहले पूरा कांटेक्ट प्रोसेस आता था। अब देखेंगे तो एक ही रिएक्शन है, SO2 को ऑक्सीजन देके किस में कन्वर्ट करना है? SO3 में। इस प्रोसेस में लगता है कैटलिस्ट, कौन सा? वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो याद रखना भैया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कुठला कॅटलिस्ट वापरलं जातं? व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड। हॅबर प्रोसेस में कुठलं? आयरन आणि मॉलिब्डेनम। कळलं सगळ्यांना? ये कैटलिस्ट सारे याद रखने का, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाइड्रोजिनेशन आप लोगों को पढ़ाया होगा, पढ़ा दिया आप लोगों को हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मध्ये डबल बॉन्डला आपण सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट करतो, ऑइलला वनस्पती घी मध्ये कन्वर्ट करतो। या रिएक्शन मध्ये निकेल किंवा पॅलेडियम किंवा प्लॅटिनियम ऍक्ट कैटलिस्ट। समझ में आएगा? ये लोग क्या करते हैं, यहाँ की बॉन्ड को तोड़ के दो हाइड्रोजन को देते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अजून कुठली रिएक्शन आहे? यस, Fe3 प्लस एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड एंड पर सल्फेट। आयोडाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ? पर सल्फेट के साथ। क्लियर है? पर सल्फेट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको मैंगनीज की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट इतना याद रखना, आयोडाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? पर सल्फेट के साथ। तो वहां पे उस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कौन होगा? आयरन +3। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट, या जिगलर कैटलिस्ट बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके दिया, याद रखने का। ये क्या करता है? पॉलीथीन बनाने में काम आता है। आपको आगे पॉलीमर्स पढ़ाएंगे, शायद पॉलीमर्स सिलेबस में नहीं होगा आप लोगों के, नहीं है ना? तो पॉलीथीन, पॉलीथीन दुकान में आके थैली मांगते हो क्या? तो दुकान में आके थैली मांगते हो, तो वो जो पॉलीथीन बनाने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होता है जिगलर नाटा। नाटा करके एक साइंटिस्ट था, जिगलर करके एक साइंटिस्ट था। ये लोग सिर्फ जिगलर का ही नाम देते हैं। जिगलर नाटक था, उन लोगों ने मिलकर जो दिया था, टिटेनियम और एल्यूमिनियम का कैटलिस्ट होता है, ठीक है? टिटेनियम और एल्यूमिनियम का, वो याद रखने का, स्टार मार्क करके दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है वॅकर्स प्रोसेस। वॅकर्स प्रोसेस मध्ये आपण ट्रिपल बॉन्डला अल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट करतो, इथे अल्काइनला अल्डिहाइड मध्ये, इथाइनला इथेनॉल मध्ये कन्वर्ट करतो, इथे PDCl2 पॅलेडियम वाला कैटलिस्ट वापरला जातो। तो ये सारे कैटलिस्ट मैंने अच्छे से नोट डाउन करके दिए हैं। आप एनसीईआरटी से जाओ तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में भी सेम सारी चीजें लिखी हुई है सीधे। कुछ कैटलिस्ट के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ लास्ट में दिए हुए एप्लीकेशन वाले पार्ट में। मैंने आपको अलग अलग पढ़ने से अच्छा मैंने एक ही जगह पे लिख के दे दिए, तो आपको एक ही साथ नोट्स में मिल जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अलग अलग पढ़ने का, मैंने एक ही लिस्ट बना के दे दी है। कुछ डी ब्लॉक के एप्लीकेशन में जाके मिलेंगे आपको, और कुछ जो है यहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने एक साथ ही सारे लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गया? वैकर्स प्रोसेस हो गया। यस। ये 2015 का जेई का PYQ है, देखेंगे। पूछा है भैया किस किस का कौन कौन सा कैटलिस्ट है, जल्दी जल्दी बताओ, चलो फटाफट। जिगलर वाला कौन सा था? TiCl4?
वैकर वाला कौन सा था? PDCl2। कॉन्टैक्ट वाला कौन सा था? V2। अब डाइकॉन प्रोसेस आप लोग को पहले आता था सिलेबस में, इसके लिए होता है। अभी बची गया कॉपर में ना, CuCl2 होता है इसमें। आप HCl को क्लोराइड में कन्वर्ट करते हो, Cl2 में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए काम आता है ये टू P ब्लॉक में आता है, बट सिलेबस के बाहर है, इसलिए पढ़ाते नहीं डाइकॉन प्रोसेस। ठीक है, बड़े आगे। कलर, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल आयंस आर मोस्टली कलर्ड आयंस, मोस्टली कलर्ड आयंस। मैं आता तुम्हाला विचारणार, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। अब कलर का रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कलर का रीजन। तो कलर का रीजन जो सेम मैंने आपको कहाँ पे पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन में। दीदी का ट्रांजिशन क्या बताया था? दीदी ट्रांजिशन, दीदी लोग ट्रांजिशन रील बनाती है, उसी से क्या आता है? कलर। तो कलर का रीजन मेन क्या था? DD ट्रांजिशन। याद रहेगा सब लोग को, कलर का मेन रीजन क्या है? DD ट्रांजिशन। बट DD ट्रांजिशन होने की कंडीशन थी, D0 और D10 में होगा क्या? नहीं। तो जिसमें D0 होगा, D10 होगा, वो कैसे होंगे? कलरलेस। जो D1 और D9 होंगे वो क्या होंगे? कलर्ड। ये सबसे समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, गुड। तो अभी ना कलर की लिस्ट जो होती है ना, वो तुम लोग को एज इफ तो अभी याद नहीं होगी सारी कलर की लिस्ट, बट कलर्स मैं आपको सारे याद करवा के दूंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में तुमको आइडिया दूंगा कि कौन कौन से का कलर क्या होता है। बट फॉर नाउ मैं आपको बोलूंगा, आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इनको याद रखने का ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? ये सब कलर्स होते हैं, काले कलर्स को याद रखेंगे तो इजी पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, कॉपर +2 ब्लू होता है, निकेल +2 ग्रीन होता है, ठीक है। आयरन +2 ग्रीन होगा, +3 वाला येलो होगा। मैंगनीज पिंक होता है, बफ पिंक बोलते हैं इसको। तो ये कुछ कुछ कलर्स है, आप लोग एक अपने घर में अपने रूम में इसकी लिस्ट बना के लिख दीजिए। बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। आगे सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से याद करवा के ले लूंगा सॉल्ट में। क्लियर? कलर की बात, तो कलर में याद रखना, अगर D0 है तो कैसा आएगा? कलरलेस। और बाकी जो है क्या बोलते हैं, D10 भी कैसा आएगा? कलरलेस। अब कलरलेस का मतलब व्हाइट कलर होता है, याद रखना, DNF ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलरलेस का मतलब क्या होगा? व्हाइट। क्लियर होगा? वो एक्चुअल में आपको व्हाइट कलर का दिखाई देता है। Yes. कलर सकला है ना? कलर का रीजन क्या है? अब कभी कभी क्या होगा, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें है ना, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे अगर आप उनको देखोगे तो उनके अंदर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कॉमनली एग्जांपल है KMnO4। KMnO4 में मैंगनीज पे +7 का चार्ज है। +7 का चार्ज होता है, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होती है क्या? 7 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s0 3d0 आ जाएगा क्या? मग डी मध्ये 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। मग डी मध्ये जर 0 इलेक्ट्रॉन है तर कसा असायला पाहिजे? कलरलेस। परंतु KMnO4 इज डार्क पर्पल। तो इसमें कलर आया कैसे? तो ध्यान से सुनो, कलर का खाली एक रीजन नहीं होता DD ट्रांजिशन, कलर के और भी रीजन होते हैं। अगर आपका कंपाउंड D0 है, क्या है, और उसके बाद भी वो कलरफुल है, उसके बाद भी क्या है? कलरफुल, तो उसका रीजन होगा LMCT। क्या होगा? LMCT। अब ये LMCT एक और कलर का रीजन होता है, ध्यान से सुनो। कलर का पहला रीजन क्या बताया? DD ट्रांजिशन। बट अगर कंपाउंड में D0 है और फिर भी कलरफुल है तो पक्का रीजन क्या होगा? LMCT। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको हम चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनॉन, या फिर लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्लियर हो गया? इसके कुछ एग्जांपल्स है, मैंने लिख के दिए यहाँ पे। KMnO4, इसमें भी डी में 0 होता है, फिर भी डार्क पर्पल होता है। K2Cr2O7 में ना, इसमें 0 होता है, ये ऑरेंज होता है। K2CrO4 ये येलो होता है। अब आपको इनको डेलिबरेटली दिमाग लगा के याद मत करना, मैं आगे इन सबको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचोगे सर ऑलरेडी DD ट्रांजिशन ही याद कर करके मर गए थे, अभी नया पढ़ना पड़ेगा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं, तो आपको एकदम अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ कलर के बारे में, ध्यान से सुनो। मेरे को पता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आज ज्यादा फास्ट भी पढ़ा दिया और बहुत सारा पढ़ा रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। फिर से सुनो। बट ठीक है, तुम लोग का टाइम आ चुका है, ठीक है? तो तुम लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? बोल दे बेटा, बोल दे। सिखाओ ना फास्ट, गुड बेटा, ठीक है। तो अभी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अस्मिता से बात कर लें, ठीक है? यस। तेरा नाम क्या है? रोशनी। समझ में आया? देखो कुछ प्रॉब्लम है तो इसको बोल देना। इस बढ़ते आगे, तो ध्यान सुनो मैं क्या बताऊं। कलर का मेन रीजन क्या होता है? DD ट्रांजिशन। समझ में आएगा? डी में अगर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है, क्या आएगा? कलर्ड। 0 और 10 में क्या आएगा? कलरलेस। समझ में आया? ये नॉर्मल कंडीशन में यही होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें D0 है फिर भी वो कैसे हैं? कलरफुल। अब वो कौन से होते हैं, है ना, वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखे, बट एग्जाम्पल को याद करना नहीं है, आगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है? बट
इनका रीजन क्या होता है, रीजन आप सुन लो, रीजन होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनॉन। क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर फेनोमेनॉन। अब चार्ज ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लिगैंड से मेटल, एक होता है मेटल से लिगैंड। एक क्या होगा? बट इसको आपको हाथ ही नहीं लगाना, इसको भूल ही जाओ, ये आपके काम का नहीं। नीट वालों को तो बिल्कुल ही सोचना ही नहीं इसके बारे में। क्लियर हो गया? ये इसके कोई एग्जाम्पल भी नहीं होते, कुछ होता भी नहीं है, बस खाली सुन, खाली पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। तो याद रखना, दो टाइप के चार्ज ट्रांसफर होते हैं, लिगैंड टू मेटल और मेटल टू लिगैंड। क्लियर हो गया क्या? बट इसका कोई एग्जाम्पल होता नहीं है, होते हैं बट तुम्हारे काम के नहीं है। क्लियर? लिगैंड टू मेटल के होते हैं, तीन होते हैं, मैं आपको आगे तीनों पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? बढ़े आगे? यस। फिर से सुनो, कलर एक बार फिर से बताता हूँ, कलर सुनो मैं क्या बोलता हूँ। कलर जो है उसका मेन रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के अलावा कौन सा रीजन बताया मैंने? एलएमसीटी और एमएलसीटी। समझ में आया क्या? ये याद रखने का। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब कलर जो आता है, कलर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, कलर ऑब्जर्व्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड कलर। समझ में आया? ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जो कलर आपको दिखाई देता है वो कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। मैंने आपको कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, तो एकदम डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो आप लोग जो है कलर व्हील बना के दिया था, याद है आपको? कलर व्हील बनाया था हम लोगों ने। तो वहां पे से जाके देख लेना। ये क्लियर हुआ? ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यस। अब देखो जरा, KMnO4 में जीरो इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कलर्ड होता है, पिंक की कलर का होता है, ठीक है। और K2Cr2O7 में भी जीरो होता है, फिर भी ऑरेंज कलर का होता है। क्यों होता है? क्या आंसर बताओगे आप? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। समझ में आया? अगर आपको पूछेगा कि ये कलरफुल क्यों होते हैं दो कंपाउंड, तो क्या बोलोगे? LMCT। क्या बोलोगे? LMCT। समझ में आएगा? कभी कभी पूरा लिखा होगा LMCT, कभी कभी सिर्फ CT लिखा होगा, चार्ज ट्रांसफर। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर बोलो या लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलो, मतलब सेम है। यस। अब कलर के बारे में डिटेल में बाकी सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, जो भी रहेगा नॉर। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक नेचर। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है मैग्नेटिक नेचर के बारे में। दो प्रकार के मेजर मैग्नेटिक नेचर होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। ये तो बताया आप लोगों को, है ना? MOT में भी बताया था पैरा और डाया क्या होता है ना? अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो जाएगा? पैरा। और अगर पेयर्ड है तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। ये तो आपको पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा सुनो, फिर न्यू होता है। न्यू क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यू को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैंने आई डोंट नो आपको पढ़ाया नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पढ़ा तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में? पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में मैंने। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है तुम्हारा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला रूट ऑफ N इंटू N+2। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। BM मतलब BM शर्मा बुक की बात कर रहे हैं, BM मतलब बोर मैग्नेटॉन। क्या है? बोर मैग्नेटॉन। ये यूनिट होता है, क्या होता है? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आएगा? बाकी इसका ट्रिक आपको मैंने बताया था क्या? अगर एक अनपेड है तो क्या आंसर आएगा? 1.8, याद आएगा? 2.8, ये सब सब बढ़ा दिया तुम लोगों को। हाँ वही 1.73 एग्जैक्ट आएगा, है ना? से 2.8 ऐसे आएगा। अब देखो जरा, पैरा और डाया तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैरा मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन, डाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन नहीं है। अब एक और टाइप का मैग्नेटिज्म आता है जो तुमको पढ़ना है, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिज्म। और एक होता है अंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अंटी फेरोमैग्नेटिज्म आपको पूछते नहीं है, वो आपके सिलेबस में फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, क्यूरी पॉइंट निकालना वो सब फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता। तो फेरोमैग्नेटिज्म को समझेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोला मैंने? एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ये जो डायग्राम देखोगे इसे आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ये क्या दिख रहा है बताओ जरा, क्या बनाया मैंने ये? हाँ, ये वो है, UFO है। UFO आया है, लोगों को ऊपर उठा रहा है। हाँ, छोटा भीम नहीं देखेगा? UFO आता है, लोगों को ऊपर उठा के लेके चला जाता है। वही है, छोटा भीम वाला ही है। हाँ, तो ध्यान से सुनो क्या है। अरे मुग्धा, इधर ध्यान से बेटा। खुश हो गई मुग्धा, बोली मैं ही एलियन हूँ। हाँ सुनो जरा, ये क्या है? मैग्नेट है। क्या है? चुंबक। अब ये जो मैग्नेट होती है, इसके ऊपर आप लोगों ने बचपन में ट्राई किया होगा कि नीचे खीले रखे होंगे और खीलों को मैग्नेट से चिपकाने की कोशिश की होगी, है ना, उठाने की। तो आपने देखा होगा कि सारे खीले एक साथ नहीं चिपक जाते, ऊपर आके सारे के सारे नहीं चिपकेंगे। क्या होता है? एक खीला ऊपर चिपकता है और उससे चिपक जाते हैं बहुत सारे। देखोगे ऐसा, है ना? अरे एक खीला चिपकता है, बाकी के उससे साथ में चिपक जाते हैं। अब देखोगे तो ये वाला जो खीला यहाँ पे लगा हुआ है, क्या ये कोई मैग्नेट है क्या? नहीं। बट मैग्नेट के कांटेक्ट में रहकर ये खुद भी मैग्नेट बन जाता है और बाजू वाले को चिपकाने लग जाता है। समझ में आएगा? इसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। कि तुम इतना जो है मैग्नेटिज्म से प्यार करोगे, तुम खुद ही एक मैग्नेट बन जाओ। समझ में आएगा?
यस, तो इसी को क्या बोलते हैं, फेरो मैग्नेटिज्म। क्लियर, बात सबको समझ में आया फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म, क्लियर। और इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है तीन। फीकोनी, क्या बोलोगे? फीकोनी, क्या बोलोगे? फीकोनी, फीकोनी इसके एग्जांपल होते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फेरोमैग्नेटिज्म होने से इन तीनों का साइज सिमिलर होगा। साइज क्या होगा? सिमिलर। तो याद रखना, फीकोनी का साइज सिमिलर होता है। एंड दे डू नॉट फॉर्म अमलगम विथ, क्या बोल सकते हैं, मर्क्यूरी। अब अमलगम क्या होता है, बबल गम क्या होता है, सब बताता हूं तुम लोगों को। सुनो, बबल गम तो बबल गम होता है, ठीक है। अमलगम जो है वो केमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है, ध्यान समझो। अमलगम सुने आप लोग, क्या होता है अमलगम? मेटल्स जो होते हैं वो मर्क्यूरी के साथ मिलके क्या बनाते हैं? अमलगम बनाते हैं। क्लियर हो गया? क्या उसी को बोलते हैं अमलगम। इसलिए आप देखते हो मेटल को जो है मर्क्यूरी खा जाता है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड के ऊपर डालोगे या सिल्वर पे डालोगे तो मर्क्यूरी क्या करता है, उसको पूरा डिटोरिएट कर देता है। आपको वीडियो दिखाता हूँ उसका। वाह, बबल गम। आज नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, और 1 घंटा पढ़ाऊंगा। आज ही पूरा डीएनए ब्लॉक कंप्लीट कर दूंगा। क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम लोग की सेहत के लिए तो ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं बेटा। नहीं, मेरे सेहत के लिए सब, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है। अगर मेरे ज्यादा पढ़ाने से तुम लोग की लाशें बीत जाए और मैं बीमार भी हो जाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यस। एल्यूमिनियम एंड मरकुरी। रोम रोम भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। अरे कंजरिया चल जा। मर्क्यूरी डज नॉट अमलगमेट विथ योर, किधर गई वो? फीकोनी किसके साथ अमलगम नहीं फॉर्म करेगा? फीकोनी, समझ में आएगा? तो फीकोनी कैसे होते हैं? फेरोमैग्नेटिक। कैसे होते हैं? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया मतलब? है ना? तो ये लोग की मैग्नेटिज्म की वैल्यू ज्यादा आती है, और जो है दे डू नॉट फॉर्म एनी अमलगम। क्लियर होगा? इन तीनों का साइज क्या रहेगा? सेम। अब ध्यान सुनो, कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं, है ना, बिकॉज जो लोग क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक दिखाते हैं, तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है न्यू का, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कम आएगा। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंट सॉरी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जाओ, कट भी कर सकते हैं ऐसे तो, बोल भी सकते हो बाद में उठाया, कोई जरूरत। भागो फिर, गेट लॉस्ट, जल्दी भाग। हाँ ध्यान दो, सुनो। वाह क्या भागी है, वाह। ऐसे ऐसे करके, डोरेमोन। सुनो,
ये क्या होती है एक्सपेरिमेंट, ये होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है? मतलब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मैग्नेटिक वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज कैलकुलेटेड। बट जो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेटेड से हमेशा ज्यादा आती है। मतलब मान लो अगर आप कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 4.9, तो इनकी वैल्यू आएगी आप लोगों की क्या बोलते हैं 4.9 से ज्यादा, जैसे 5.2 5.3, ऐसा समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, इसे बोलते हैं ऑब्जर्व और कैलकुलेट, क्या बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये डिफरेंस। सी दिस, ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन और कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू। आप देखोगे अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड 1.7 आएगी, बट थोड़ा बहुत ऑब्जर्व में फर्क आता है। मतलब ऑब्जर्व वैल्यू थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, ज्यादा, हल्की सी पॉइंट से ज्यादा हो सकती है, कभी कभी पॉइंट से कम भी हो सकती है। बट अगर आप फीकोनी के लिए देखोगे, आयरन कोबाल्ट और निकेल के लिए देखोगे, तो 4.9 आ रही है क्या तुम्हारी कैलकुलेटेड, बट ऑब्जर्व कितनी आ रही है 5.3 5.5, समझ में आएगा इस रेंज में। तो फीकोनी के लिए थोड़ा बहुत, कॉपर के लिए भी हल्की बढ़ जाती है, कॉपर भी जो है क्या बोलते हैं स्लाइटली ज्यादा कंडक्टिव होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं किसके अंदर, वायर्स के अंदर। क्लियर? तो इसलिए जो है ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है तुम्हारी हल्की स्लाइटली आएगी ज्यादा। क्लियर हुआ सब लोगों को, समझ में आएगा? तो ये याद रखना, फी कोनी जो वैल्यू, जो फी कोनी होते हैं उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा कौन सी आती है, ऑब्जर्व वाली। समझ में आया? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी। क्लियर, समझ में आया सब लोगों को? वाह, तो मैग्नेटिक नेचर वाह हो गया। अरे मैग्नेटिक नेचर बता दिया, फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? लेक्चर 3। ठीक है, रिएक्शंस कल पढ़ेंगे। आजा बेटा, जा भी सकती भी, हो गया हाँ, लेक्चर जस्ट कंप्लीट। और हाँ जस्ट तेरे आते, तेरे पहला कदम रखते हैं हमने डिक्लेयर कर दिया कि लेक्चर नहीं लेंगे अब। तेरे शुभ अशुभ सॉरी, जो भी वॉट एवर कदम पड़े और हमने डिक्लेयर कर दिया कि लेक्चर। अब नेक्स्ट आएंगे K2Cr2O7 की रिएक्शंस एंड और वो सब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। चाहूँ तो मैं 10 मिनट में इसको भी कंप्लीट कर सकता हूँ, ये पीडीएफ भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट का ही है ये, छोटा सा ही है, देखो थोड़ा सा ही है, कर ले कंप्लीट। नहीं, ठीक है, वैसे ज्यादा टाइम लगेगा। कल K2Cr2 KMN4 दोनों कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो कल वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चेगा क्या तुम लोगों का? फिर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट वीक में आप लोग का डीएनए ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पी ब्लॉक, पी ऐसा, तो वो वाला हम बाद में करेंगे। पेन किसका है ये? ये ले धनंजय बेटा। डाउट्स अगर है आप लोगों को तो अभी आप आ सकते हैं, 10 मिनट में हो अवेलेबल। ठीक है, और कल में तो बहुत टाइम ही था, कल मैं बहुत देर बैठा तो में से कोई नहीं आया। कल मैंने बोला भी था मैं डाउट्स के लिए रहूंगा, बट कल कोई लोग आया नहीं। अगर अभी आना है तो 10 मिनट हुआ, 10 मिनट में आ जाना।